हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईफाई एग्ज़ाम गुरु में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर हम लोग दमदार 40 क्वेश्चंस करते हैं। एग्ज़ाम हमारे रेलवे के कोई भी हो, जैसे टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, जेई, जो भी परीक्षा आने वाली है उसमें 40 मार्क्स की जो साइंस आती है उसको कराने की मेरी जिम्मेदारी। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है कि जो नायक बैच है इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस जो हमारे रहने वाले हैं पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ पे आधारित। तो जुड़ जुड़ जाइए। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा जो है इजी टू मॉडरेट की ओर चलाएंगे, क्योंकि हमारे जो पेपर होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इजी टू मॉडरेट करेंगे और यहाँ पे टफ से टफेस्ट की ओर चलेंगे। तो ये पहला वीडियो था, इसीलिए बताना ज़रूरी है। सभी लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसकी बना दी है मैंने। तो वहाँ पर जितनी भी वीडियो मेरी होती जाएंगी वहाँ पे मैं उनको कलेक्शन आपको दे दूँगा, तो आप देखते रहिएगा। अगर छूट भी जाती है वीडियो, डेली नहीं देख पाते हैं लाइव, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियो देख सकते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं अपने इस गेम को। तो गेम हमारे रहने वाले हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से बताना रहेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर में किस तरह से डिजाइन होते हैं वो भी फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे। और कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट आप कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, यकृत और पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है कि मानव जो है उसकी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो याद रखना है आपको, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? यकृत होगा। नहीं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सही, यकृत हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको याद रखना है, लीवर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी करना है। जैसे हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु का महत्व होता है, यानी पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में हमारी धातु जो पाई जाती है, ऑप्शन है लोहा है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि लोहा हमारे पास हमारे उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हमारे ब्लड में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा में, यानी कि आयरन होता है। तो हम कह सकते हैं लोहा हमारे हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है। ठीक है, मेटल। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ये क्या कह रहा है आपको समझना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या, आप ऐसे ही लाइव में दीजिए। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो रक्त का थक्का, जो रक्त का थक्का अगर जमाने में विटामिन कौन सी हेल्प करती है, यानी कि आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन सी, डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको पता है कि जो वाटर में हमारी सेलुलर होती हैं बी और सी होती हैं, जो वसा में होती हैं वो के और ई और डी और ए होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 हमारी विटामिन होती हैं, वो हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। बी सी हमारी इसमें पानी में घुलनशील होती है। तो यहाँ पे पूछा है रक्त का थक्का जमने में कौन सी सहायक होती है? विटामिन विटामिन के। अगर बात करना हो तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का नाम हमारा रेटिनॉल होता है। और आपको जो के है विटामिन, उसका फिनोफ्थेलिन क्विनिन होता है साइंटिफिक नाम। ठीक है, और विटामिन डी का नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पर आंसर जो है नहीं आ पाया है, लेकिन मैं स्क्रॉल करूँगा अभी बताऊँगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो यानी ऑप्शन है ऑक्सीजन और आपको मतलब ऑप्शन और आगे मूव कौन करते हैं तो दिखाते हैं कि कौन से हैं, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। आपको बताना है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस जो है सहायक होती है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बड़ी मात्रा में उनको चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। प्रोसेस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होती है। इसीलिए हमारे पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा आंसर।
मनुष्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपको सभी को पता है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ 206 होती हैं, 210, 300, 208। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन 206 हमारे मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ होती हैं। ये हमारा बेस मतलब थोड़ा ईजी है, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। और जब पेपर टफ आता है तो हमें समझाना भी रहेगा। तो हम जो भी वीडियो में जहाँ पर समझाने वाली चीज़ें हैं वो हमें मतलब समझाने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं समझा दूँगा तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम ऑप्शन है आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और फिर डाई न्यूक्लिक एसिड और फिर डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि हमारा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इनमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? डी न्यूक्लियर तो होता नहीं है, और ये भी काट दो, नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड लगाओगे या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? ये तो स्पेस देकर लिखा हुआ है सेम, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। डाई ऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरह से डीएनए का पूरा नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा निकल का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ही में जॉइंट है, स्पेस नहीं है, याद रखना। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है। पादप कोशिका होती है जो, यानी कि वो भित्ति उसकी किससे बनी होती है? तो आपको बताना है लिपिड, प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो आपको पता है कि जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेल्यूलेज से बनी होती है हमारी पादप कोशिका जो होती है, उसकी भित्ति जो बनी होती है वो किसके? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये आंसर हमारा सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पे अगर बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे मैं अभी बता चुका हूँ। डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। हमारा BC जो होता है जल में घुलनशील होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? BC, ठीक है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, लालक कोशिका होती है, श्वेत रक्त होती है, अस्थमज्जा होती है। तो आपको बताना है कि जो हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र हो जाएगी, यानी कि हमारा तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं 4, उसमें से सही ऑप्शन यानी कि बताना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो जेथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, लाइकोपिन होता है, किससे होता है? तो यानी याद रखिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा, पत्तियों का हरा रंग। यहाँ पे देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सही आंसर उसने पूछा पत्तियों का हरा रंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को हरा रंग होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, गोइटर घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 2 हैं, 2 बाद में दिखाएंगे, यानी कि आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, और एक ऑप्शन आगे होगा आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम तो हो गया, और यहाँ पे कोई ऑप्शन और बना सकते हो, तो मैं ऑप्शन ही दिखा देता हूँ, डायरेक्ट बनाओगे दिमाग लगाओगे, आयोडीन और पोटेशियम। तो आपको बताना है कि ये आयोडीन होता है या पोटेशियम होता है, और ये आयरन और कैल्शियम, यानी गोइटर घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग दोस्त यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये आयोडीन है, तो घेंगा रोग हमारा आयोडीन की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की बात करें, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको आंसर दिया जा रहा है, यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड है और अधिवृक्क ग्रंथ है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारा इंसुलिन हार्मोन जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन हमारा कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ पर आपको याद रखना है, पेंकियाज, यानी कि हमारा अग्नाशय सही होगा। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि हमारा अग्नाशय यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मलेरिया रोग की बात करें किसके, मच्छर है, मक्खी है, तिलचट्टा है, सांप है। तो सबको पता है मलेरिया हमारा किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उससे काटने से होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन धड़ाधड़ कराएंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड और मेंटेन रखेंगे समझाने की थ्योरी। इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मेरी राय है, अगर जल्दी हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि डेली क्वेश्चन कराने हैं तो फिर थोड़ा स्पीड अप
को भी ध्यान में रखना होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? अगर बात करें मानव शरीर के 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। यानी कि जो मानव शरीर है उसका सामान्य ताप यानी स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका ताप 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो यहाँ से बताना है क्या है, ये तो गलत हो गया, 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, 37 फ़ारेनहाइट यहाँ पे सी होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। 98.6 फ़ारेनहाइट सही है, 37 डिग्री सी ये भी सही है। तो हम किस में जाएंगे? तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे यहाँ पे। और लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक ही सेलेक्ट करना है, तो सी डी में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आंसर शीट भी दी जा रही है, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सी और डी दोनों में से एक, यानी कि हम प्रॉपर वे में जाएँ तो सेल्सियस में नहीं, हमारा फ़ारेनहाइट जो होगा वो सही होगा, यानी सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, दोनों ऑप्शन है तो ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो आपको पता है सर्वग्राही सर्वदाता, यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल डोनर होता है तो उसे ओ मानते हैं, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग ए बी मानते हैं। ए बी जो हमारा होता है वो यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा ओ सही होगा, ये सर्वदाता होता है, ये सर्वग्राही होता है, तो यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। ओ अगर बात करें पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आपको बताना है मुख से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? जो मुख है, माउथ, यहाँ से ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पाचन क्रिया हमारी प्रारंभ होती है मुँह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब ये होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, यहाँ पे सही से देखिएगा ध्यान से। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने में यानी कि बैलेंस करने में मदद करता है? तो बैलेंस करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है शरीर का, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है, थैलमस है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे मस्तिष्क को संतुलन बैलेंस बनाने के लिए मतलब नीड होती है, उसकी मदद करता है, ठीक है। तो हमारा सेरिबेलम हो जाएगा बैलेंस बनाने के लिए। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे है, मैं बता दूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। पौधों में जल अगर होता है, जल की बात हो रही है तो वो याद रखना है, जल से जाइलम की ओर जाएंगे, जल हमारा जाइलम को परिवहन करता है। अगर फल की बात करें तो ये हमारा फ्लोइम होता है। फ्लोइम जो होता है उससे हमारा क्या होता है, फ्लोइम से हमारा ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे भोजन जड़ों तक ले आता है, उसे हम फ्लोइम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यानी कि जाइलम हो गया। और किस रोग को काला ज्वार कहते हैं? तो यहाँ पे सही से आंसर आपको देना है काला ज्वार। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, काला आजार होता है, टाइफाइड होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? काला आजार ही होगा आंसर। काला ज्वार का मतलब काला आजार ही आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना, पाचन में सहायता। तो ये हमारा जो सफ़ेद रक्त होता है यानी WBC की बात हो रही है, वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ WBC जो उसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री सब तीनों हमारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक चीज़ मैं बता दूं ध्यान से, यहाँ तीनों लेने का मतलब ये है कि हमें तैयारी को मजबूत कराना है आपकी, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे तेज़ किस में होती है? तो ध्वनि की स्पीड जो होती है सबसे तेज़ है अगर बात करें तो यहाँ पे इस्पात में होगी, लेकिन हम यहाँ पे निर्वात भी अगर ऑप्शन में है तो दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है, इसी बच्चों ध्यान रखना। अगर यहाँ पे इस्पात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वायु है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे प्लास्टिक है या कुछ और रख दे दिया उन्होंने, ठीक है, स्टील दे दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो निर्वात आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तो हमारा इस्पात आंसर होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ध्वनि की सबसे तेज़ गति हमारी किस में होती है? इस्पात में होती है। निर्वात भी आंसर है तो लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इस्पात को देंगे, और अगर नहीं है ऑप्शन में इस्पात तो हम निर्वात को देंगे कि निर्वात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, वो क्यों जिसको बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर होता है, सिस्मोग्राफ होता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता, यहाँ पे अगर रिएक्टर स्केल होता है तो भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन रिएक्टर स्केल नहीं है, इसी वजह से हम सिस्मोग्राफ को लेते हैं। तो सिस्मोग्राफ से भी भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमारा
बी ऑप्शन सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप बना रहे होंगे। ठीक है, अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा 40 में से कितने आप कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की सबको पता है कि प्रकाश वर्ष की जो होता है, प्रकाश वर्ष हमारा समय, दूरी, ऊर्जा, वेग। तो हमारा सही क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा कि प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, और आगे बात करें कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है, जो कि ऑप्शन में होगा, तो आप लगा दीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक पूछा है वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक हमारा जूल है। तो ये सब क्वेश्चन है, आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने तो। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अगर हम बात करें तो अमीटर का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट आप बी ऑप्शन याद कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा ऑप्शन है इसमें 6 मिनट है, 8 मिनट 20 सेकंड है, 10 मिनट है, 1 मिनट है, तो हमारा क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं हमारे सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में पृथ्वी तक। ठीक है, ये याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। आपको बताना है किस रंग का प्रकाश, यानी कि जो हमारा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? किस रंग का प्रकाश तरंग सबसे अधिक होता है? तो हमें ऑप्शन है बैगनी है, हरा है, लाल है, नीला है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा ये जो लाल रंग होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रकाश तरंग होती है। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? याद रखना है कि 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। तो इस तरह से हमारा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आएगा। कहाँ पे है? डी ऑप्शन होगा। हाँ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में ये गिवन था। ठीक है, तो इधर उधर हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग इशू आ जाता है कभी कभी, उस कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? यहाँ पे दिया गया है इंद्रधनुष क्यों बनते हैं। ऑप्शन है प्रकाश के। अगर आपको लगता है मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ जल्दी से, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ेंगे, अपना सोचेंगे आंसर क्या है, फिर मैं बता दूंगा आंसर क्या है। ठीक है, आप सोचिएगा माइंड में, क्योंकि माइंड ही चलाना है पेपर में। इंद्रधनुष क्यों बनाते हैं? तो इंद्रधनुष क्यों बनाते हैं बेटा? प्रकाश और अपवर्तन परावर्तन, यहाँ पे ये तो गलत हो गया। प्रकाश के विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन नहीं होता है, तो उपरोक्त सभी, ये बहुत सारे बच्चे इन्होंने पेपर में ये लगाया था, बट ये गलत है। उपरोक्त सभी नहीं, प्रकाश के विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से हमारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करा देंगे कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्त, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? ये आपको याद रखना है। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? आइजैक न्यूटन है, गैलीलियो है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने यानी कि सापेक्षता यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, बायोलॉजी मैंने डिस्कस की, फिजिक्स मैंने डिस्कस की, अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। जल का हमारा H2O होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएंगे। H2O O2 लिखा हुआ है, और इस तरह से क्या है ऑप्शन? H2O लिखा हुआ, बी ऑप्शन सही होगा। हालांकि HO2 लिखा हुआ है, H3O ऑप्शन कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सही आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस का नाम बताना है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो सही क्या होगा? सबसे हल्की गैस की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे कौन सा लगाओगे? हीलियम लगाओगे, क्योंकि ये गुब्बारों में भरी जाती है और उड़ते हैं गुब्बारे, इसी वजह से गलत हो जाएगा यार। यहाँ पे सबसे हल्की गैस की बात करें तो ऑप्शन में तो हाइड्रोजन दिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि हीलियम नहीं होगी, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर आती है, तो उसके बाद He आती है। तो हम कह सकते हैं सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो याद रखेंगे, हाइड्रोजन। इस पे देखो हम इस पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है बहुत बार, लेकिन आपको ये आंसर जो है सबसे हल्की गैस की बात करें तो ये, अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा। वैसे तो आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अगर ना होता तो हीलियम होता। ठीक है, तो पीएच का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास है सोरेन सन ने, मैलेक ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, यानी कि जो पीएच का आविष्कार कौन करता है? सोरेन सन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। गोबर गैस में कौन सी गैस जो होती है मुख्य घटक होती है? तो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है। तो सी ऑप्शन से होगा, यानी कि मीथेन ही हमारी गोबर गैस में होती है। ठीक है, तो
आगे यहाँ पे किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो हमारा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो लोहा है, तांबा है, सोडियम है, तो हम कह सकते हैं सोडियम, यानी कि जो Na है उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। हंसाने वाले गैस का नाम बताना है आपको, 4 ऑप्शन है आपके पास। हंसाने वाले गैस का नाम बताना है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग लगाइए, बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2S। ठीक है। N2O हमारी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 होती है, बट हमारा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें किस गैस को नोबल गैस बोलते हैं, तो नोबल गैस के बारे में हम जानते हैं कि हमारे हीलियम को बोलते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस होती है। ठीक है। नोबल गैसेस हमारी 7 हैं, तो इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में हमारी सबसे पहले तो N2 पाई जाती है, फिर उसके बाद में O2 पाई जाती है, ये 78% होती है, और ये हमारी 21% होती है। तो हम कह सकते हैं कौन सी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। ऑप्शन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से वीडियो को सुनिए, लीड लगा लीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। वैसे तो आंसर आपने देख ही लिया, लेकिन देखिए, कांच को गहरा नीला रंग किस पदार्थ से मिलता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है। तो हमारा किसका होगा, यानी कांच को गहरा नीला रंग कैसे मिलता है, कोबाल्ट ऑक्साइड होगा आंसर। क्या होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। नींबू के पीएच का मान बताना है। ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, तो 10 होता है। तो नींबू के पीएच, जो नींबू का रस होता है, ठीक है, लेमन, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, या 10। तो इसमें से ये हाँ होमवर्क है। ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।